जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान विषय 2023 का अंसाल्व पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। इसका संकेतांक 824 ईओ है। हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर कुल 2 खंड में है। खंड आ, जिसके 3 उपखंड का, खा तथा गा है, और दूसरा खंड है बा। इस खंड के भी 3 उपखंड का, खा तथा गा है। आप इस वीडियो में खंड बा का उपखंड गा सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए इस उपखंड का पहला प्रश्न यानी कि इस प्रश्न पत्र का 28वां प्रश्न है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखिए, मेंडल के नियमों का वर्णन या इसी को मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है। मेंडल के आनुवंशिकी के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का भी नियम कहा जाता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं। तो इन तीनों मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला है मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनडोमिनेंस कहा जाता है। तो चलिए मेंडल के नियम को सरल भाषा में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका और डिटेल समझेंगे। तो क्या है मेंडल का जो प्रथम नियम है, वह है प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनडोमिनेंस। तो जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानी पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। और प्रभावी लक्षणों का दिखाई देना मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है। देखिए दिया है, जब विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधों के जो लक्षण हैं वो अपोजिट हों, विपरीत लक्षण के हों। विपरीत लक्षण का मतलब यहाँ ये है, मटर के एक लंबे पौधे और दूसरा मटर का एक बौना पौधा हो। तो ऐसे में जो लंबा पौधा है वो शुद्ध लंबे में हो, और जो बौना पौधा हो वो शुद्ध बौना पौधा हो। तो इन्हीं शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच जब संकरण कराया जाता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो इन दोनों के क्रॉस रिप्रोडक्शन से जो प्रथम संतानी, जिसे F1 पीढ़ी कहा जाता है, इस F1 पीढ़ी में जो प्रथम संतान होती है, उन प्रथम संतान में इनमें से शुद्ध लक्षण, शुद्ध लंबे का लक्षण अथवा शुद्ध बौने के लक्षण में से जो लक्षण जो है क्या होता है, दिखाई देता है, उसी लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और उस संतति में जो लक्षण नहीं दिखाई देता है, चाहे लंबे का हो चाहे बौने का, जिसका लक्षण नहीं दिखाई देता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? जो लक्षण दिखाई देता है वह प्रभावी लक्षण, और इन प्रभावी लक्षणों का दिखाई देना मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसके अतिरिक्त इन शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के संकरण के फलस्वरूप जो प्रथम संतानी पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में जो प्रथम पौधे होते हैं, इन पौधों में इन दोनों में से जिसका लक्षण शुद्ध लंबे में से और शुद्ध बौने में से जिसका लक्षण दिखाई नहीं देता है, ऐसे लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है।
और यह नियम मेंडल का अप्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो दिया है दोनों लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षणों का दिखाई देने के कारण। कहने का मतलब इस प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में दो लक्षण जो है प्रभावी होते हैं, जो दिखाई देते हैं। कहने का मतलब प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात एक ही लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रभावी लक्षण है। तो एक ही लक्षण के दिखाई देने के कारण अथवा एक ही प्रभावी लक्षण का दिखाई देने के कारण इस नियम को एकल लक्षण का नियम भी कहा जाता है, एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम। देखिए पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग होना या पृथक पृथक होना। जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1, अभी आप इसके पहले देखे थे प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में, अभी हम पूरा तालिका बना के पूरा ग्राफ बना के इसको समझाएंगे। तो उसमें क्या मिला था कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में क्या मिला था कि जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में भी संकर लंबे पौधे हुए थे। तो इसी F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि प्रथम पीढ़ी तक तो हो गया था। इसके बाद जब प्रथम संतानी पीढ़ी हो गई तो वो प्रथम पीढ़ी बन गई। तो इसके जो प्रथम पीढ़ी के जो विषम युग्मजी पौधों में जो विषम युग्मजी के पौधे हैं, इन विषम युग्मजी के पौधों में जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है अथवा स्वपरागण की क्रिया में संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाए तो द्वितीय संतानी पीढ़ी जो F2 है, F2 बनेगी। उनके सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। मतलब कि दूसरी पीढ़ी के पौधों में विपरीत गुणों का बराबर मात्रा में पृथक्करण होता है। इसी को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। विषम युग्मजी का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन का पाया जाना विषम युग्मजी कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ परिभाषा देखिए इसकी, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी अभी बताया गया आपको कि विषम युग्मजी का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन का मौजूद होना विषम युग्मजी कहलाता है। इसके पहले मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता नियम में जो प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो सभी संकर लंबे पौधे थे। तो मेंडल दूसरी पीढ़ी के लिए इन्हीं संकर लंबे पौधे का इसी एक ही लक्षण वाले अर्थात पीले बीज पत्र वाले गोल बीज का उसी दूसरे संकर लंबे पौधे के साथ संकरण प्रयोग कराए। तो इनको दूसरी पीढ़ी में पौधों के जो विपरीत गुणों के लक्षण थे, जो विपरीत गुणों का लक्षण है, वह बराबर अनुपात में बराबर मात्रा में पृथक हो जाता है। तो F2 पीढ़ी में उन पौधों के उन संतत पौधों में विपरीत लक्षणों का बराबर अथवा निश्चित अनुपात में पृथक होना ही पृथक्करण का नियम कहलाता है अथवा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। अब आगे स्वतंत्र विभजन का नियम देखिए, उसके बाद हम पूरा ग्राफ बना करके पूरा तालिका बना करके इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो देखिए स्वतंत्र विभजन का नियम, स्वतंत्र विभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखें, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो
इन कारकों का पृथक्करण व चयन स्वतंत्र होता है, जिससे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दो या दो से अधिक कारक हों, कहने का मतलब है कि जिनके बीच संकरण कराया जाए वहां पर कारक युग्म जो है दो अथवा दो से अधिक हो, और जो गुण अभी आप प्रभाविता तथा प्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में देखे थे कि वहां पर जो है एक ही गुण वाले पौधे थे, अर्थात दोनों, चाहे वह शुद्ध लंबा पौधा रहा हो चाहे शुद्ध बौना पौधा रहा हो, पौधे जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज से थे। और पृथक्करण में जो था, पृथक्करण का जो नियम था, उसमें पहली पीढ़ी में जो विषम युग्मजी मिले थे, अर्थात उस शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के संकरण प्रयोग से जो पहली पीढ़ी में संकर लंबे मिले थे, जिसे विषम युग्मजी कहा गया, इसी विषम युग्मजी का जब दूसरे विषम युग्मजी के साथ संकरण प्रयोग कराया गया, तो यहाँ भी दोनों विषम युग्मजी हैं, एक गुण है। अब लेकिन यहाँ पर जब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझते हैं हम आप, तो यहाँ पर जो है इनके गुण जो होते हैं अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है, कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र अपव्यूहन को समझने के लिए, समझाने के लिए मेंडल अपनी प्रयोगशाला में पीले बीज पत्र वाले गोल बीज से और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के पौधों के बीच संकरण प्रयोग कराया। तो यहाँ पर देखा गया कि एक जो है पीले बीज पत्र वाला गोल बीज से है और दूसरा जो है हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज से है। तो यहाँ पर जो गुण मिला है इनका, ये जो है दो गुण में आ जाते हैं, दो अलग अलग गुण हो गए हैं। तो यह जो है विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच, मतलब यहाँ पर जो तो यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधे मिल गए हैं, से जब इनका जो है संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में इन कारकों का पृथक्करण व चयन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अपने आप जो है अलग हो जाते हैं, जिससे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अंतर्गत जब दो विपरीत लक्षणों या प्रभावों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, तो एक लक्षणों की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इस नियम की व्याख्या मेंडल के संकर क्रॉस से की जा सकती है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानी पीढ़ी अर्थात F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस संकर संतानी पीढ़ी अर्थात F1 के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानी पीढ़ी अर्थात F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। पहले वाले पीले गोल, दूसरे वाले हरे गोल, तीसरे वाले पीले झुर्रीदार और चौथे वाले हरे झुर्रीदार प्राप्त होते हैं। तो पीले व गोल में प्रभावी थे 9 बीज जो उत्पन्न हुए। फिर हरे व गोल जिसमें पहला प्रभावी व दूसरा अप्रभावी था, ये 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पीले झुर्रीदार पहला अप्रभावी तथा दूसरा प्रभावी हुआ। ऐसे ही जो हरे झुर्रीदार उत्पन्न हुए, इनमें दोनों ही अप्रभावी उत्पन्न हुए जो एक थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो 2 लक्षण जनक पौधों में एक साथ गोल आकार और पीला रंग वाले थे तथा झुर्रीदार आकार और हरे रंग वाले थे, वे संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए। संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर
ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों की पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और इस लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो F2 पीढ़ी में बीज का आकार व रंग का अनुपात 9:3:3:3:1 का होता है। तो इस प्रकार ये हुआ स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो इस प्रकार मेंडल के तीनों नियम, प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम हो जाता है। तो चलिए मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, जिसमें आपको प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम मिला, पृथक्करण का नियम मिला, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम मिला। इस नियम को इस आरेख के द्वारा समझें तो नियम अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, सुगमता पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे देखें तो यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे लिए गए हैं और यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे के लिए मेंडल संकेताक्षर के रूप में कैपिटल टीटी और शुद्ध बौने के लिए जो है स्मॉल टीटी जैसे संकेताक्षरों का प्रयोग किए थे। तो शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टीटी और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टीटी। ये जीन रूप में है। जीन रूप का मतलब होता है भाई जीन जोड़े में होते हैं, तो जीन सदैव जोड़े में होते हैं। तो शुद्ध लंबे में कैपिटल टीटी नाम का और जो है शुद्ध बौने में स्मॉल टीटी से। लेकिन जब इनके बीच संकरण प्रयोग कराया जाता है तो संकरण प्रयोग में भाई कोशिकाएं टूटेंगी, अलग होगी। तो जब कोशिका अलग होगी अर्थात जीन जोड़े से जो है अर्थात जीन जोड़े से अलग होते हैं। जब जीन जोड़े से अलग होंगे तो इससे कैपिटल टी मिलेगा और इससे स्मॉल टी मिल जाता है, जिसे जो दिखाई देता है, जो युग्मकों में दिखाई देता है वो दृश्य रूप कहलाता है। तो अब एक चीज और यहाँ पर है कि मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में F1 पीढ़ी के लिए एक ही गुणों वाले मटर के पौधे का चुनाव किए थे। तो उसमें इन्होंने क्या किया, चाहे वह शुद्ध लंबा पौधा हो चाहे शुद्ध बौने पौधे हों, तो इसके लिए उन्होंने मटर के पीले बीज पत्र वाले गोल बीज के पौधे को ही चुना। मटर के पीले बीज पत्र वाले गोल बीज से बने शुद्ध लंबे पौधे और उसी मटर के पीले बीज पत्र के गोल बीज से बनने वाले जो बौने किस्म के बौने पौधे थे, उन पौधों के बीच संकरण प्रयोग कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है। तो इनको F1 पीढ़ी में जो संतत पीढ़ी प्राप्त होती है, जो संतत पौधे प्राप्त होते हैं, उसमें उन संततियों में इस कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के लक्षण आते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये संतति मिला है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी का जो ये संतति मिला है, जो इन शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे से जो संतत प्राप्त हुआ है, इस संतति के गुणसूत्र में दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों, दो अलग अलग लक्षणों वाले जीन आए हैं। कहने का मतलब जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच करण प्रयोग कराया गया तो पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई, जो संतानें मिली, उस संतान में क्या हुआ है, इस लंबे पौधे का भी के लक्षण के जीन्स और इस बौने पौधे के लक्षण के जीन्स उपस्थित हैं। और इस प्रकार जब एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग लक्षणों वाले जीन्स पाए जाते हैं तो यह विषम युग्मजी कहलाता है, अर्थात विषम युग्मजी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि इनको संकर लंबा कहा जाता है। संकर लंबा का मतलब, संकर का मतलब होता है कि दो भिन्न लक्षणों वाले जीन जिस पे उपस्थित होते हैं वो संकर कहलाते हैं अथवा विषम युग्मजी कहलाते हैं। अब इनको लंबा इसलिए कहा गया कि ये जो शुद्ध लंबे पौधे का जीन्स है, इस संतति में, इस विषम युग्मजी में प्रभावी है। प्रभावी होने के कारण ये जो पौधा है, जो संतति पौधा है, ये जो है लंबे पौधे के बराबर है, लंबाई में इसके बराबर है और इसमें
बौने का भी जीन्स आया है, लेकिन वह अप्रभावी होने के कारण दिखाई नहीं देता है। इसका रेशियो, इसका अनुपात देखें तो 9:1 मिलता है। कहने का मतलब है कि 9 के अनुपात में 90% में जो है लंबे का लक्षण है इसमें, और ये जो है 10% में जो है बौने का लक्षण है, दिखाई नहीं देता है। तो यफोन पीढ़ी में इस प्रकार हम कह पाएंगे कि यफोन पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी संतति, यफोन पीढ़ी में मिलने वाले जो विषम युग्मजी संतति हैं, जो सभी संकर संतति हैं, इन संकर संततियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण जो है, उस लक्षण में का मतलब है शुद्ध लंबे अथवा शुद्ध बौने में से जिसका लक्षण जो है दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और यह लक्षणों के दिखाई देने का यह नियम मेंडल की प्रभाविता का नियम कहलाता है। और इसी यफोन पीढ़ी में जो लक्षण इस संकर संतति में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण, और यह नियम मेंडल की अप्रभाविता का नियम कहलाता है। इस प्रकार मेंडल के द्वारा किए गए आनुवांशिकता प्रयोग में जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे का शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो यफोन पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी संतति कोशिकाओं में या सभी संकर लंबे पौधे में जिसका लक्षण जो है प्रभावी होता है, अर्थात जब लंबे का लक्षण प्रभावी होता है, जो दिखाई देता है, वह लक्षण प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है अर्थात बौने का लक्षण जो दिखाई नहीं देता है, वह लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और यह नियम मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम कहलाता है। तो यह बात समझ में आ गई। आगे देखें पृथक्करण का नियम, मेंडल के पृथक्करण का नियम। वैसे आपको बताएं, मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में 3 नियम दिए थे। एक प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो ये दूसरा हमारा जो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को समझने के लिए यफोन पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे थे, यफोन पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, इस शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के संकरण प्रयोग से जो यफोन पीढ़ी में संकर लंबे पौधे हुए, इन्हीं संकर लंबे पौधे का जब दूसरे इसी के सापेक्ष, इसी के समान जब दूसरे संकर लंबे पौधे के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में वे सभी लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं जो यफोन पीढ़ी में क्या थे, गायब थे। F2 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब यफोन पीढ़ी में प्राप्त जो संकर लंबे पौधे थे, संकर लंबे पौधे अर्थात इसी विषम युग्मजी का, जब इसी विषम युग्मजी के साथ संकरण प्रयोग कराया जाता है, जितने सदस्य मिलते हैं, ये सभी सदस्यों के लक्षणों का एक निश्चित विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। कहने का मतलब है कि शुद्ध लंबे का लक्षण और शुद्ध बौने का लक्षण अलग अलग हैं, और यहाँ पर जो संकर लंबे थे एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो शुद्ध लंबा जो है 1 में है, और संकर जो है 2 में है, और शुद्ध जो बौने हैं वह 1 में है। तो इस प्रकार 25% शुद्ध लंबे और 25% शुद्ध बौने तथा 50% में विषम युग्मजी अर्थात संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं जो F2 पीढ़ी में हैं। अब इसी चीज को अब यहाँ पर देखें तो मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम जो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलती है यफोन पीढ़ी तक, और दूसरा पृथक्करण का नियम जो आपको यहाँ तक F2 पीढ़ी तक मिलती है। यहाँ तक जो है एक गुण संकरण प्रयोग कहलाता है, जिसमें मेंडल जो है क्या किए,
पीले बीज पत्र वाले गोल बीज के पौधों का संकरण कराए, जिसमें शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे लिए गए थे। अब इसी चीज को मेंडल जो है और विस्तार पूर्वक समझाने के लिए और विस्तृत अध्ययन कराने के लिए दो भिन्न गुणों वाले पौधे या दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधे का चुनाव किए, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र व्यूहन के नियम को समझाया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पीले बीज पत्र वाले गोल बीज, यहाँ पर देखिए येलो राउंड है, मतलब पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज, कहने का मतलब ग्रीन व्रिंकल, हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के साथ संकरण प्रयोग कराए और पीले बीज पत्र वाले गोल बीज के लिए संकेताक्षर के रूप में जो है कैपिटल वाई तथा कैपिटल आर का उपयोग किए। कैपिटल वाई जो है पीले बीज पत्र से है और कैपिटल आर जो है गोल बीज से है। और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के लिए इन्होंने स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर जैसे संकेताक्षरों का प्रयोग किया और इनके बीच जब संकरण प्रयोग कराया, जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया गया, तो F1 पीढ़ी में जो है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर तथा स्मॉल आर, कहने का मतलब है कि हेट्रोजाइगोट प्राप्त होते हैं, अर्थात विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ मेंडल के इस प्रभाविता तथा अप्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी में देखे थे कि जब जो है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण प्रयोग कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे होते हैं। कहने का मतलब है इस कैपिटल टी जो है यहाँ पर प्रभावी लक्षण के रूप में दिखाई देती है। तो ठीक इसी तरह तथा कैपिटल आर, जिसे जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज हैं, और जो स्मॉल वाई, स्मॉल आर जो हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज हैं, जब इनका जो है क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में इनको जो है प्रभावी लक्षण के रूप में येलो राउंड मिलते हैं। कहने का मतलब है पीले बीज पत्र वाले संकर बीज मिलते हैं, हेट्रोजाइगोट मिलते हैं, विषम युग्मजी मिलते हैं। अब इस प्रकार F1 पीढ़ी में यहाँ पर जो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इसी हेट्रोजाइगोट का अर्थात इसी विषम युग्मजी का जब इसी विषम युग्मजी के साथ क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाएगा, जैसे यहाँ पर है, जब जो है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी का संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, तो ये यहाँ तक मिल जाती है। अब इसके बाद इसी संकर लंबे पौधे आपके हेट्रोजाइगोट है, विषम युग्मजी हैं, तो इस समान विषम युग्मजी के साथ जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में कुछ इस तरह से मिलता है जो पृथक्करण के नियम को समझाता है। तो ठीक इसी तरह से अब यहाँ तक तो एक गुण संकरण प्रयोग था, अब द्वि गुण संकरण प्रयोग में भी तो वही चलेगा। तो यहाँ तक की जो क्रिया है प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम मिल जाती है। इसके बाद पृथक्करण के नियम के लिए जो यहाँ पर येलो राउंड अर्थात पीले बीज पत्र वाले गोल बीज संकर में प्राप्त हुए, हेट्रोजाइगोट में प्राप्त हुए हैं, कहने का मतलब है कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो विषम युग्मजी प्राप्त है, इसी विषम युग्मजी का जब इसी विषम युग्मजी के साथ समान विषम युग्मजी के साथ दूसरी पीढ़ी के लिए क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, संकरण प्रयोग कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में कुल 4 प्रकार के इस तरह से जो कारक मिलते हैं, इस तरह से संतानी पीढ़ी मिलती है। तो जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर के 4 इस तरह से जो है 4 संतानी पीढ़ी मिलती है। अब जो है मेंडल इसी चीज को और विस्तृत समझने के लिए मेंडल इन्हीं चारों संतानी पीढ़ियों का इन्हीं के साथ एक को मेल और दूसरे को फीमेल मान करके पुनेट चेकर बोर्ड पर रख करके इनका जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया जाता है, यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से इधर है चारों संतत पीढ़ियां, इसी समान संतत पीढ़ियों को इधर भी रख दिया गया है। इधर ये को जो है मेल मान लिया गया और इसको जो है फीमेल मान लिया गया। अब जब जो है इनका क्या करते हैं
संकरण कराते हैं, क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर और इसका कैपिटल वाई और कैपिटल आर का जब क्रॉस रिप्रोडक्शन कराते हैं तो कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, इस तरह से जो है संतत कोशिकाएं मिलती हैं। अब फिर इसका जो है इसमें कराएंगे, जब इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है। अब जब इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल जाता है। अब फिर जब इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है। अब दूसरे के लिए, अब इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो फिर इसका इसमें, तो इतना मिल जाएगा। अब इसके लिए इसका इसमें कराएंगे तो यह मिलेगा, इसका इसमें कराएंगे तो यह मिल जाएगा, इसका इसमें कराएंगे तो ये मिलेगा, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो यह मिलेगा। अब इसी तरह से जब इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो यह मिलता है, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो ये मिल जाएगा, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराएंगे तो ये मिलेगा, इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन इसमें कराते हैं तो यह मिलता है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार दूसरी पीढ़ी में क्या मिलता है कि वे सभी लक्षण जो है अपने आप पृथक हो जाते हैं, स्वतः अलग हो जाते हैं, जो F1 पीढ़ी में पूरा का पूरा गायब थे, स्वतंत्र रूप से आ जाते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्र रूप से लक्षणों का आ जाना मेंडल के स्वतंत्र विवहन का नियम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 8 और एक यहाँ पर जो है 9, यहाँ है ये नहीं, ये 9। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये सब येलो राउंड वाले हैं, पीले बीज पत्र वाले गोल बीज की संख्या जो है यहाँ पर येलो राउंड में यहाँ पर 9 मिल जाती है। और ग्रीन राउंड को देखें, हरे बीज पत्र वाले गोल बीज को देखें तो हरे बीज पत्र वाले गोल बीज भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हरे बीज पत्र वाले गोल बीज जिसको उन्होंने अपने आनुवांशिकता प्रयोग के लिए लिया ही नहीं था, मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में स्वतंत्र विवहन को समझाने के लिए 2 विपरीत गुणों वाले मटर के पौधे का चुनाव किए, बीज का चुनाव किए, जिसमें उन्होंने पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज को लिए। लेकिन इनको F2 पीढ़ी में वे लक्षण भी मिलते हैं जो उन्होंने अपनी आनुवांशिकता प्रयोग में नहीं लिए। तो ये है एक ग्रीन राउंड, मतलब पीले मतलब हरे बीज पत्र वाले गोल बीज, हरे बीज पत्र वाले गोल बीज की संख्या इस प्रकार 3 मिल जाती है। और आगे देखें तो येलो ब्रिंकल भी इन्होंने नहीं लिया था, मतलब पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज। तो येलो ब्रिंकल को देखेंगे तो ये भी 3 मिल जाएंगे, एक यहाँ एक और ये 2 और यहाँ पर एक 3। तो इस येलो ब्रिंकल यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार हरे बीज पत्र वाले गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज को मेंडल अपने आनुवांशिकता प्रयोग में नहीं लिए थे, जो इनको एक नए जो है लक्षण के रूप में मिलते हैं। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में पूरा का पूरा गायब थे, वो मेंडल के स्वतंत्र विवहन नियम से F2 पीढ़ी में अपने आप प्रकट हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, जो ग्रीन व्रिंकल के रूप में है। हरे झुर्रीदार बीज जो यहाँ पर लिए गए थे वे 1 के अनुपात में आ जाते हैं, जो ए है यहाँ पर। तो इस प्रकार स्वतंत्र विवहन का जो नियम होता है, इसमें प्राप्त लक्षणों का जो अनुपात होता है वह 9:3:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मेंडल के आनुवांशिकता का नियम जो होता है वह प्रभाविता तथा प्रभाविता के नियम के रूप में, पृथक्करण के नियम के रूप में, स्वतंत्र विवहन के नियम के रूप में प्राप्त होता है, जिसे मेंडल अपने आनुवांशिकता को समझाने के लिए दिए थे। तो इस प्रकार मेंडल की आनुवांशिकता का नियम संपन्न होता है। अगला प्रश्न आपका है 29वां, खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न का उपखंडगा का 29वां प्रश्न है। एक आवृत बीजी पौधों में निषेचन के पश्चात
एक आवृत बीजी पौधों में निषेचन के पश्चात, मतलब निषेचन की क्रिया के बाद होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। इन परिवर्तनों को क्रमशः समझते हैं। तो पहला परिवर्तन आपको मिला बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज में परिवर्तन। पहला परिवर्तन मिला बाह्य दलपुंज में परिवर्तन, मतलब कि कैलिक्स में परिवर्तन। तो क्या होता है कि निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पुष्प होते हैं, पुष्प के बाह्य दलपुंज जो होते हैं, जिसे कैलिक्स कहा जाता है, ये मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, रसभरी हो गई, मिर्च हो गई, ऐसे पौधों के बाह्य दलपुंज जो है इससे अलग नहीं होते हैं, पुष्पों से निषेचन की क्रिया के पश्चात भी पुष्पों से लगे रहते हैं। तो ऐसे पौधे बहुत कम होते हैं, लेकिन अधिकांश पौधे के जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया के बाद इनके बाह्य दलपुंज जो है सूख करके नीचे गिर जाते हैं या मुरझा करके नीचे गिर जाते हैं। दूसरा परिवर्तन जो होता है वह दलपुंज में परिवर्तन होता है, करोला में परिवर्तन होता है। तो निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पुष्प के करोला होते हैं, जो दलपुंज होते हैं, ये भी जो है मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। अगला है पुंकेसर, जिसे स्टामेन कहते हैं। तो पुंकेसर भी जो है क्या होता है, निषेचन की क्रिया में पुंकेसर भी सूख जाता है, और ये जो है सूख कर झड़ जाता है, सूख करके झड़ जाते हैं। वर्तिका में परिवर्तन देखें। आवृत बीजी पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पुष्प की वर्तिका है, जिसे स्टाइल कहते हैं, ये स्टाइल भी जो है क्या होती है, मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। अंडाशय की बात करें तो जो पुष्प के अंडाशय होती है, जिसे ओवरी कहा जाता है, यह ओवरी आवृत बीजियों में निषेचन की क्रिया के पश्चात परिपक्व होकर के, मैच्योर होकर के जो है फल का निर्माण करती है, फल में परिवर्तित हो जाती है, फल में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और अगला है बीजांड, जिसे ओव्यूल कहते हैं। जो ओवरी में ओव्यूल बनता है, निषेचन की क्रिया आवृत बीजियों में या आवृत बीजी पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात जो ओवरी में ओव्यूल बनता है, जिसे बीजांड कहते हैं, बीज में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बीज बना लेता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। आठवां है अंड कोशिका, एग सेल। तो में निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण बना लेती है, अर्थात ये भ्रूण बनाती है, भ्रूण बनाती है। आगे मिला नौवां अंडाशय की भित्ति, जिसे ओवरी वाल कहा जाता है। ये ओवरी वाल निषेचन की क्रिया के पश्चात फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं फल भित्ति, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय की जो भित्ति होती है वह जो है फल की फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, फल के लिए फल भित्ति बनाती है। आगे द्वितीयक केंद्रक, ये जो द्वितीयक केंद्रक है, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात अथवा आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है, और यही भ्रूणपोष बीजों को अंकुरण के समय जो है सहायता देता है अथवा भोजन देता या पोषक पदार्थ देता है। तो इस प्रकार द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूणपोष में बदल जाती है। 11वां है जिसे
बीजांड कवच या ओव्यूल से कहते हैं। ये जो बीजांड कवच होता है वह बीज का आवरण बनाता है। बीजांड कवच निषेचन की क्रिया के पश्चात परिवर्तित होकर के बीज का आवरण बनाता है, बीज के लिए सुरक्षा कवच बनाता है। 12वां आगे देखें, अगला 12वां। ये 12वां जो है बीजांड वृत्त बीज का वृत्त बना लेती है। आवृत बीजों में निषेचन की क्रिया के पश्चात जो बीजांड का बीजांड वृत्त होता है वह बीज का वृत्त बनाती है, बीज के लिए वृत्त तैयार कर लेती है। तो इस प्रकार आवृत बीजी पुष्पों में निषेचन के पश्चात इतने सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, इतने सारे परिवर्तन होते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मानव के नर प्रजनन तंत्र जिसे मूत्रोजनन तंत्र भी कहा जाता है का वर्णन कीजिए। देखिए एक चीज यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 दे दिया है। इसके पहले प्रश्न संख्या 30 अपने इस अंशाल में देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 पर स्टार लगा है और स्टार लगे प्रश्नों पर दिया है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर अथवा टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो है 29 के बाद 30वें प्रश्न को सॉल्व नहीं किए, इसका सॉल्यूशन नहीं दिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया है। इसलिए हम सीधा जो है 31वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो 31वां प्रश्न जो आपका है, मानव के नर प्रजनन तंत्र अथवा मूत्रोजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। वृषण नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह नर मानव में एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की संरचना में पाया जाता है, जो एक थैली नुमा संरचना में बंद रहता है। इस थैली नुमा संरचना को वृषण कोश कहा जाता है और यही वृषण कोश ही इस वृषण को सुरक्षा प्रदान कराता है, इस वृषण को जो है सुरक्षित रखता है तथा यह वृषण मानव का वह जननांग है जो शरीर के बाहर रहता है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मानव के नर जनन तंत्र में वृषण जो है मानव शरीर से बाहर क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वह यह है कि शरीर का तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टेम्परेचर पर जो है शुक्राणु जो होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इस वृषण के द्वारा निर्मित होने वाले जो शुक्राणु होते हैं इस टेम्परेचर पर, इस हमारे शरीर के तापमान पर नष्ट हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं। इसलिए जो है प्रकृति वृषण को हमारे शरीर से बाहर रखती है और ये वृषण जो है क्या करता है कि बाहर की वायु को अवशोषित करके शुक्राणु को एक निश्चित टेम्परेचर देता है अथवा उसके ताप को नियंत्रित करता है। वृषण का जो मुख्य कार्य होता है तरल चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करना। इस तरल चिपचिपे पदार्थ को शुक्राणु कहा जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखें तो सिंपल है कि शुक्राणु मानव शरीर में एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार का होता है तथा यह एक थैली नुमा संरचना में बंद रहता है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश कहा जाता है। यही वृषण कोश ही वृषण को सुरक्षा प्रदान कराता है, वृषण को एक आवरण देने का कार्य करता है। और देखें तो इस वृषण का जो मुख्य कार्य होता है वह शुक्राणु का निर्माण करना होता है, शुक्राणु का निर्माण कराता है। वृषण का हम मानव शरीर से बाहर रहने का एक और कारण होता है कि शुक्राणुओं के बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है और इसलिए वृषण शरीर से बाहर रहता है और ताकि जो है वृषण बाहर की वायु को अवशोषित करके जो है अपने ताप को नियंत्रित कर सके और जो है शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। जबकि इसका एक अपवाद मिलता है हाथी। तो हाथियों में देखेंगे तो हाथियों में जो वृषण होता है उनके शरीर के अंदर होता है और
मनुष्य में देखें तो मनुष्य में भ्रूणावस्था में, मानव में भ्रूणावस्था में ये जो वृषण होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में शरीर से बाहर आ जाते हैं, शरीर के बाहर होते देखे जाते हैं। यदि इसी वृषण को काट दिया जाए तो सारा पिक्चर खत्म। कहने का मतलब पुरुष तो रहेंगे वो, लेकिन उनका पुरुषत्व तो खत्म हो जाएगा, वो लाइफ में बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। यह ही पुरुष का नर जनन तंत्र वृषण है, जो पुरुष का मुख्य नर जनन तंत्र माना जाता है या मानव का प्रमुख जनन तंत्र माना जाता है। तो एपिडिडमिस अर्थात अधिवृषण है। ये अधिवृषण जो होते हैं, इस वृषण के ऊपर की ओर पाई जाने वाली एक संरचना के रूप में होते हैं। इसी अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। कहने का मतलब अभी इसके पहले आपको बताया गया कि वृषण जो है, ये वृषण मानव का एक प्रमुख जनन अंग है, और इसी वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, स्रावण होता है। तो शुक्राणु और जो है बनने वाले जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हैं, इन्हीं शुक्राणुओं का परिपक्वन इस अधिवृषण द्वारा जो है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैचुरेशन होता है। तो सिंपल है कि जो अधिवृषण होता है, यह अधिवृषण वृषण के ठीक ऊपर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, जो वृषण द्वारा बनाए गए शुक्राणुओं को परिपक्व कराने का कार्य करती, मैचुरेशन कराती है, परिपक्वन कराती है। ये जो अधिवृषण होते हैं, ये बहुत ही महीन नलिका के रूप में पाए जाते हैं, अथवा बहुत ही पतली पतली महीन नलिकाओं के जाल जैसी संरचना के रूप में वृषण के चारों ओर पाए जाते हैं, चारों ओर लगे रहते हैं, देखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अधिवृषण को समझें तो अधिवृषण जो होता है, इस अधिवृषण का कार्य जो होता है, अधिवृषण का कार्य शुक्राणुओं को परिपक्व कराना तथा महीन नलिका के रूप में वृषण को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा प्रदान कराना होता है। घेर कर है। अगला है, तो अगला देखेंगे यहां से, तो शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। यह वृषण और अधिवृषण में बनने वाली शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने वाली नलिका होती है। यह वृषण और अधिवृषण में बनने वाले शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने वाली नलिका होती है। अर्थात ये शुक्रवाहिनी जो यहाँ देख रहे हैं, ये शुक्रवाहिनी जब इस वृषण में और अधिवृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ये शुक्राणु जो है इसी सूक्ष्म नलिका द्वारा सीधा इस शुक्राशय में आकर के, जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है शुक्राशय है, इसी शुक्राशय में आकर के इकट्ठा होते हैं। कहने का मतलब है कि इस वृषण तथा अधिवृषण में बनने वाले जो शुक्राणु होते हैं, तो इसी शुक्राणु को जो है, ये शुक्राणु जो है इसी शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा इस शुक्राशय तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार ये शुक्रवाहिनी नलिकाएं शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। आगे है शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल। ये शुक्राशय
एक ग्रंथिल थैली नुमा संरचना होती है तथा इसमें एक विशेष प्रकार के द्रव का निर्माण होता है जिसे शुक्र द्रव कहा जाता है। इसी में शुक्राणु लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक इसी से शुक्राणु को भोजन मिलता रहता है और इस प्रकार जो है शुक्राणु एक्टिव रहते हैं, अर्थात इस शुक्राशय में शुक्र नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु आकर के इकट्ठा होते हैं और इसी शुक्राशय में शुक्रद्रव के द्वारा जो है शुक्राणुओं को भोजन मिलता है और जिसके कारण शुक्राणु सक्रिय रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये जो शुक्राशय का कार्य है, ये शुक्राशय जो है शुक्राणुओं को लंबे समय तक संरक्षित कराते हैं तथा शुक्र द्रव के द्वारा इनको जीवित रखते हैं। अगला देखिए, अगला है मूत्रवाहिनी। जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, ये मूत्रवाहिनी भी शुक्रवाहिनी की तरह पतली सकरी नलिका होती है जो मानव के नर जननांग के शिश्न से लेकर के मूत्राशय तक फैली होती है अथवा मूत्राशय तथा जो है शुक्राशय तक फैली होती है। मूत्राशय तथा शुक्राशय तक, यहाँ देखिए ये जो है मूत्राशय है, इस मूत्राशय की भी तरफ और ये जो है शुक्राशय की भी तरफ। तो यह जो है इस प्रकार यह मूत्राशय तथा शुक्राशय तक फैली रहने वाली नलिका होती है, इसलिए इस नलिका को उभयनिष्ठ नलिका भी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी से जो है स्पर्म भी जो है बाहर आता है और इसी मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र भी बाहर आता है, शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, इसलिए इस नलिका को उभयनिष्ठ नलिका कहा जाता है। तो ये मूत्रवाहिनी नलिकाओं का कार्य जो होता है, ये जो है शुक्राशय में इकट्ठा शुक्राणुओं को भी जो है क्या करती है, बाहर लाने का कार्य करती है, स्पर्म को जिसे कहते हैं, और मूत्राशय में इकट्ठा जो है मूत्र को भी जो है बाहर लाने का कार्य इसी एक ही नलिका के द्वारा होता है। इसीलिए जो है एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न देता है कि मानव के मूत्रोजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। जब मूत्रोजनन तंत्र कह देता है तो उसी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन करना है और समझ नहीं पाते हैं। जबकि कारण क्या होता है, ये जो मूत्रोजनन तंत्र है, तो मूत्रोजनन तंत्र जो है मानव के नर जनन तंत्र को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसी नलिका के द्वारा जो है स्पर्म भी बाहर आते हैं और इसी नलिका के द्वारा जो है उत्सर्जन की क्रिया में जो है यूरिन अथवा जिसे आप मूत्र कहते हैं, ये मूत्र भी शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। तो ये जो मूत्रवाहिनी नलिकाएं होती हैं, इस मूत्रवाहिनी नलिका का कार्य जो होता है वह जो है शुक्राणु तथा मूत्र को शरीर से बाहर निष्कासित कराने का कार्य करती, निष्कासित कराती है तथा यह एक उभयनिष्ठ नलिका होती है। अगला है शिश्न पेनिस। ये जो शिश्न है, शिश्न एक सहायक जनन अंग होता है तथा एक सहायक जनन अंग के रूप में कार्य भी करता है, जो शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात इस जो शिश्न का कार्य है,
ये शिश्न जो है मानव के नर जननांग में एक सहायक जनन अंग का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, इस शुक्राशय में इकट्ठा जो शुक्राणु होते हैं, जब ये शुक्राणु जो है, जब शुक्राशय में इकट्ठा शुक्राणु जब इस मूत्र वाहिनी नलिका की सहायता से शिश्न में पहुंचते हैं, इस पेनिस में पहुंचते हैं, तो यह पेनिस उस जो है शुक्राणु को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन अंग तक इन शुक्राणुओं को जो है पहुंचाने का कार्य करता है। यही शिश्न ही है, यही पेनिस ही है जो क्या करता है, शुक्राणु को मादा की वेजाइना में स्खलित कराता है, और यह शुक्राणु जो है वेजाइना से यूट्रस के फालोपियन नलिकाओं द्वारा यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है, गर्भाशय तक भेज दिया जाता है। तो ये जो है शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो एक सहायक जननांग या अथवा एक बाह्य जनन अंग कहलाता है। तो इस शिश्न का जो कार्य होता है, इस शिश्न का कार्य शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले आप मानव के नर जनन अंगों में उनके मुख्य जनन अंगों का अध्ययन किए, उनके मुख्य जनन अंगों को देखे, जिसमें आपको वृषण मिला, अधवृषण मिला, शुक्राशय मिल गया, मूत्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी और शिश्न का अध्ययन किए। अब इसके अतिरिक्त जो है कुछ सहायक जननांग, एक आपका ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि को समझें तो ये प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती हैं मानव के नर जननांगों में एक तरल चिपचिपे रंग के पदार्थ का स्राव करती हैं, जो क्षारी होता है, तो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। जो मूत्र मार्ग मतलब ये मूत्रवाहिनी, इसी मूत्रवाहिनी को जो है चिकना बनाता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती हैं इसी मूत्रवाहिनी के चारों तरफ ऐसे लगी हो, जो रेड कलर में यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो है ये मूत्रवाहिनी के समीप ही, मूत्रवाहिनी के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्रंथियां लगी होती हैं, और ये जो है क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार के तरल चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती हैं, और वह तरल चिपचिपा पदार्थ जो है क्षारी होता है। तो इसी क्षारी चिपचिपे पदार्थ के कारण ये जो मूत्रवाहिनी होती है, ये मूत्रवाहिनी जो है स्नेहक के रूप में रहती है, अर्थात चिकनी बनी रहती है। इस मूत्रवाहिनियों को जो है इस जो है प्रोस्टेट ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले चिपचिपे क्षारी पदार्थ के द्वारा क्या होता है, चिकना बना दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो है इस मूत्रवाहिनी से सुगमता पूर्वक जो है शिश्न तक भेजे जाते हैं या भेज सके। इसके अतिरिक्त जो क्षारी पदार्थ होते हैं शुक्राणुओं को नष्ट होने से भी बचाने का कार्य करते हैं, मरने से बचाते हैं। दूसरी है सहायक ग्रंथि या दूसरा सहायक जनन अंग जो होता है। यहाँ पर दूसरा सहायक जनन अंग देखें तो दूसरा सहायक जनन अंग, तो दूसरे सहायक जनन अंग की बात करें तो ये मलाशय ग्रंथि के पास में स्थित होता है। मलाशय ये पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये मलाशयी भाग होता है, ये मलाशय का रेक्टम का पोर्शन होता है। इसी रेक्टम के पास जो है एक विशेष प्रकार की ग्रंथि भी स्थित होती है, ग्रंथि पाई जाती है। तो ये जो है ये जो दूसरा सहायक जनन अंग कहलाती है। तो ये जो दूसरा सहायक जनन अंग होती है ये जो है मलाशय ग्रंथि में स्थित होती है, तथा ये एक विशेष प्रकार के गंध को स्रावित करती है, अथवा एक विशेष प्रकार के गंध वाले पदार्थ का स्राव करती है, जो मेल तथा फीमेल को एक दूसरे के करीब लाता है। मतलब इसी जो है जो विशेष प्रकार के गंध को ये स्रावित करती है,
ये जो है नर और मादा को एक दूसरे के जो है कांटेक्ट में लाने का कार्य करता है, एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण का केंद्र बनाता है, आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस प्रकार जो दूसरा सहायक जनन अंग होता है वे जो है मलाशय, बताए ना कि ये जो है इतना जो भाग होता है मलाशयी भाग होता है, इसके ठीक पीछे जो है मलाशय होता है, रेक्टम होता है। तो इसी रेक्टम के इसी मलाशय की जो ग्रंथियां हैं, इस मलाशय की ग्रंथियों में जो है दूसरा सहायक जनन अंग होता है। ये जो है विशेष प्रकार के गंध को स्रावित करते हैं। इसी विशेष प्रकार के गंध के द्वारा ही मेल फीमेल और फीमेल मेल के प्रति जो है अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। तो इस प्रकार जो है ये जो है नर जनन अंगों के अतिरिक्त दो सहायक ग्रंथियां भी, एक प्रोस्टेट ग्रंथि के रूप में जो यहाँ है, जो क्षारी पदार्थ को स्रावित करके क्या करती है, मूत्रवाहिनी को स्नेहक बनाती है, शुक्राणु को मरने से बचाती है। और दूसरा सहायक जनन अंग जो मलाशय ग्रंथि में स्थित होता है और विशेष प्रकार के गंध को स्रावित करके मेल को फीमेल के प्रति और फीमेल को मेल के प्रति अट्रैक्ट कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है नर जनन अंगों के अतिरिक्त सहायक ग्रंथियां भी जनन में भाग लेती हैं। तो यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अपलोड किए हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी यूजफुल है, जिसे आप रफ और पेन लेकर के लिख डालिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। तो इस प्रकार कक्षा 10 2023 विषय विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, इसका संकेतांक 824 ईओ है का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आज के इस वीडियो में हो चुका। धन्यवाद।